हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल परिवार में। और आप हमारे साथ कर रहे हैं लूसेंट से ऑब्जेक्टिव लूसेंट से पॉलिटी का टॉपिक। इसमें अब तक हम लोगों ने 31 लेक्चर देखे हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। टोटल 50 लेक्चर इसमें आने हैं। 50 लेक्चर होने के बाद आपका ये कंप्लीट होगा। इसके बाद इसका आपको मास्टर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उच्चतम न्यायालय। अभी तक हम लोग देख रहे थे सर्वोच्च न्यायालय। इसमें जो भी टॉपिक टोटल क्वेश्चन थे 80 क्वेश्चन 81 क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने देख लिए हैं सारे के सारे। और उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। जिन लोगों को नहीं आई है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए। इसके अलावा आज उच्च न्यायालय में 72 क्वेश्चन देखेंगे। इन्हें एक ही लेक्चर में टोटल पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर करिए, लोगों में अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपके जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं आप लोगों के बीच में व्हाट्सएप पर एफबी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर करिए। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी एक एग्जाम को पर्टिकुलर ध्यान में रख के लेक्चर्स नहीं बनाए गए हैं, ना ही लूसेंट बुक में ऐसे कोई क्वेश्चन दिए हैं कि जो एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। इस बुक में ही ऑलरेडी सारे के सारे एग्जाम को ध्यान में रख के क्वेश्चंस को डाला गया है, क्वेश्चंस को रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें फॉलो भी करेंगे। आने वाले एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई जो भी एग्जाम है आने वाले सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जिनमें जीएस आती है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक उच्च न्यायालय। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें उच्च न्यायालय देखते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मास्टर वीडियो देखिए, बताइए कैसा है। आप लोगों की डिमांड पर स्टार्ट किया गया था उसे कंपाइलेशन करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, याद रखना है आपको कि भारत में कुल 24 जो है वो उच्च न्यायालय हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए याद रखना है कि जो भारत के देश के कुल 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल जो स्वीकृत संख्या है, यानी कि जो आधिकारिक रूप से संख्या है, वो है आपकी 1017। ठीक है, 1017 टोटल कुल संख्या है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो किस में सबसे कम है? सिक्किम के उच्च न्यायालय में सबसे कम है। टोटल 72 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम है। 4 ऑप्शन दिए हैं, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल और सिक्किम। तो सिक्किम के उच्च न्यायालय में यहाँ पर सबसे कम जो है वो संख्या है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो आप सबको पता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है उच्चतम इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग जब सब्जेक्टिव करेंगे तो इस टॉपिक को, जैसे कि आप जो भी टॉपिक ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं वहां पर सब्जेक्टिव जरूर करिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्लियरली। और या फिर पहले सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा फिर आप ऑब्जेक्टिव जरूर करिएगा, इससे बहुत फायदा होगा आपको, ये आप मान के चलिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? अगर ये वहां पर हम सब कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि किसकी स्थापना किस साल हुई है और किसका मेन, जैसे कि उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद में है, इसकी दूसरी पीठ कहाँ है, तीसरी पीठ कहाँ है, जो भी है वो सब कुछ हम लोग वहां पर डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी बस क्वेश्चन करते चलेंगे। 24 न्यायालयों में सबसे बाद में किसकी स्थापना हुई है, ये पूछा है। तो सबसे बाद में स्थापना हुई है त्रिपुरा उच्च न्यायालय की। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की सबसे बाद में स्थापना हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया है इनका याद रखिएगा, त्रिपुरा की सबसे बाद में हुई है। अगर आपको चारों का ईयर पता होगा कि कब किसकी हुई है, तभी आप मार्क कर पाएंगे कि त्रिपुरा की सबसे लास्ट में हुई है कि नहीं। तो आपको सब्जेक्टिव भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस साल में हुई थी? देखिए, आपका एक क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाता है। 1862 ईस्वी में। आपको याद रखना है कि बंबई उच्च न्यायालय, बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1862 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में हुई थी, बंबई, कलकत्ता और मद्रास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं?
किस उच्च न्यायालय के सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? तो इसका आंसर क्या है राइट आपका? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। ये हम आपको सब कुछ बताएंगे वहां पर कि कहाँ कहाँ खंडपीठ है, ये बातें भी आपको हम बताएंगे जब आपका सब्जेक्टिव लेके चलेंगे तब। ठीक है, चलिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सबसे ज्यादा जो है वो स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो आपको सबको पता है राइट आंसर दिल्ली। दिल्ली जो ऐसा है केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है और यहाँ पर विधानसभा भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? किस न्यायालय का किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो इनमें जो भी ऑप्शन दे रखे हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड, तो नागालैंड का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। नागालैंड का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, जो भी सुनवाई होती है वो असम में होती है। ठीक है, असम में। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो आपका राइट आंसर क्या है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर? गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है आपका? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पूछा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है कौन सा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है। कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है। यह संघ शासित क्षेत्र क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए दोस्तों, कुल संघ शासित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें से एक में ही उसका अपना न्यायालय है। ये संघ शासित क्षेत्र कौन है? तो आपको पता है दिल्ली राइट आंसर है, जिसका अपना खुद का न्यायालय बना हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय है, यानी कि इन दोनों राज्यों की आपस में, दोनों उच्च न्यायालय जो है आपस में साझा बने हुए हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ? बंबई, मद्रास और कोलकाता में। बंबई, मद्रास और कोलकाता में। मैंने बताया था 1862 ईस्वी में इनकी शुरुआत होती है। 1862 ईस्वी में इनकी शुरुआत होती है बंबई, मद्रास और कोलकाता में। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? किसके अंतर्गत किए गए थे? तो ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 ईस्वी में ये स्थापित किए गए थे। आपको याद रखना है 1861 में अधिनियम 1861 है और जो बने थे, स्थापित हुए थे 1862 ईस्वी में स्थापित हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 17, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो आपको याद रखना है कि जो गोवा राज्य है, गोवा राज्य बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अगला है क्वेश्चन, दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो दादरा और जो नागर हवेली है ये बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, यानी कि गोवा और दादरा एवं नागर हवेली दोनों ही बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19,
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? अगर बात की जाए अंडमान निकोबार के द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं, तो अंडमान निकोबार जो आते हैं कलकत्ता में आते हैं, दादरा और नागर हवेली आती है मुंबई वाले में। ठीक है, मुंबई वाले में दो आते हैं, गोवा और दादरा और नागर हवेली। कोलकाता में आता है आपका, कलकत्ता उच्च न्यायालय में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो जो लक्षद्वीप आता है ये आपका आता है केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है, लक्षद्वीप आता है केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई थी, आप सबको पता है नैनीताल में की गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में की गई थी, रांची में की गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? आप सबको पता है जबलपुर में, जबलपुर में। और जब हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे तो वहाँ पे एक चार्ट टाइप का दे रखा है बुक में, वो हम लोग चार्ट भी डिस्कशन करेंगे, वहां पर बहुत ही अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी लेकिन आप ऑब्जेक्टिव वाला भी जो कर रहे हैं तो ये पढ़ते रहिए, वहां पर आपका रिवाइज होने वाला है। ठीक है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी पढ़ना भी नहीं स्टार्ट किया है पॉलिटी यूपीएसआई के लिए, उनसे कहीं बेहतर आप आगे हैं और चीज़ों को अच्छे से कवर कर रहे हैं। जो लोग मेरे साथ करते चल रहे हैं, जो लोग पेंडिंग डाल रहे हैं, चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, उनका मुझे नहीं पता क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो स्थित है वो आपका जबलपुर में स्थित है। एमपी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। झारखंड का हम लोगों ने देख लिया रांची में स्थित है। उत्तराखंड का देख लिया हम लोगों ने नैनीताल में है। और ऊपर 21 नंबर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम नाम की जगह पर, एर्नाकुलम नाम याद रखना है आपको, एर्नाकुलम में स्थित है। सारे के सारे ऑप्शन जो दे रखा है वो केरल के ही हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगर आप लोगों ने अपना गुरुकुल से पढ़ रखा है तो आप कंफ्यूज वहां पर एग्जाम में नहीं होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में स्थित है। अगला है क्वेश्चन 26, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है कटक में, कटक में। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है कटक में। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 27, उच्च न्यायालय एक तरफ दे रखा है और एक तरफ इनका मूल स्थान दे रखा है। उच्च न्यायालय के साथ साथ मूल स्थान दे रखा है, तो देखते हैं, मैच करते हैं। इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको चार चार चीजें बतानी है। तो आप लोग देखेंगे राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है ये आपका कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान का जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ओडिशा का मैंने आपको बताया, ओडिशा का आपका कटक में स्थित है। ओडिशा का भी हम लोगों ने पढ़ा। गुजरात का आपको पता है, गुजरात का अहमदाबाद में है, और केरल वाला एर्नाकुलम में है। ठीक है, कितना आसान है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो राजस्थान, अभी अगर आपने ध्यान देके पढ़ा है चीज़ों को तो आप आसानी से मार्क कर पाएंगे कि राजस्थान वाला जोधपुर में, ओडिशा वाला आपका कटक में, गुजरात वाला आपका अहमदाबाद में, और केरल वाला एर्नाकुलम में। ठीक है, बहुत ही आसान था ये तो। और इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपसे? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। क्या कह रहा है कि दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा? संसद द्वारा कानून बनाकर। संसद द्वारा कानून बनाकर जो है दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार है संसद को। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटा या बढ़ा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपको पता है, लेकिन क्योंकि मैंने राष्ट्रपति वाले सेक्शन में बताया था आपको कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है?
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श करता है? तो जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट जो है, उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से करेगा। यानी कि उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि जैसे यूपी में इलाहाबाद में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को करनी है ये तो, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करेगा और राज्यपाल से करेगा। उपयुक्त सभी से परामर्श करके वो नियुक्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? अच्छा, ज्यादा जब काम हो जाता है तो राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, एक अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये कितने वर्ष के लिए कर सकता है? तो आपको याद रखना है 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति एक अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? जो उच्च न्यायालय में लोग नियुक्त होते हैं उनके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो ये भी देखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है वो कह रहा है कि वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। बिल्कुल सही कह रहा है, पहला सही है। उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, कोई न्यायिक पद धारण किया हो। बिल्कुल बी ऑप्शन भी आपका राइट है। जो सी ऑप्शन दे रखा है वह किसी उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। सी ऑप्शन भी आपका सही है। डी ऑप्शन क्या है आपका? उपयुक्त सभी। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए, उपयुक्त सभी में से कोई योग्यताएं होनी चाहिए, ये उसकी अर्हताएं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। आपको मैंने बताया राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? किसके समक्ष लेता है? तो राज्यपाल के समक्ष लेता है। ये एंटी-ग्रेड टीचर में बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है, आपको पता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो आपको लगता होगा, मतलब कई बार एग्जाम में ऐसा फील होता है जैसा कि राष्ट्रपति भी दे रखा है, तो ये लगता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति के सामने ही अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, राज्यपाल के समक्ष जो है वो पद और अपने गोपनीयता की शपथ लेता है। आपको फिर से बता दूं, एक एक क्वेश्चन, एक एक शब्द, एक एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 37, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो इनमें से कहीं भी नहीं। जो आपका है संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में, तो इनमें से कहीं भी नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों के आचरण पर कोई बहस नहीं की जा सकती, इनमें से कहीं भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो जाहिर सी बात है कि भारत के राष्ट्रपति को अधिकार होगा, है ना। जब नियुक्ति वही करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति को ही अधिकार होगा कि वे एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करें। ऐसा होता है, न्यूज़ में आप लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर वगैरह, तो आप जानते हैं कि ये होता रहता है बीच बीच में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 40, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो मैंने बताया था कदाचार और असमर्थता, यानी उपयुक्त दोनों के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो कदाचार और असमर्थता यानी उपयुक्त दोनों के आधार पर हटाया जा सकता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 41। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो आप सबको पता है 65 साल। जो सॉरी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र 62 वर्ष है। ठीक है, 62 वर्ष जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा है। आगे बढ़ते हैं, 65 आपका उच्चतम न्यायालय में है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 42। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? मैंने बताया था कम्युनिटी टैब में मैंने डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं लेटेस्ट वाला डेटा। इसके अलावा वहां नहीं मिलता तो आप विकीपीडिया पे भी देख सकते हैं, वहां पे दिया हुआ है। जो पुराना इसका आंसर है वो है 90,000 से 80,000। पुराना है, याद रखने का कोई मतलब नहीं है इन्हें। आगे बढ़ते हैं, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर भारित होते हैं? भारत की संबंधित राज्य की संचित निधि, राज्य की है ना ये, तो जो भारत की संचित निधि है उसमें तो आपको जो उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां से मिलेंगे संचित, भारत की संचित निधि से। लेकिन जब किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते की बात की जा रही है तो जो भी राज्य की बात की जा रही है संबंधित राज्य की संचित निधि से उन्हें दिया जाएगा, ना कि भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको ये बात भी। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, याद रखना है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 62। ठीक है, 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। जिन्हें स्पीड का जो भी प्रॉब्लम आ रहा हो, स्पीड तेज धीमा अपने हिसाब से कर सकते हैं, यूट्यूब का फंक्शन दिया हुआ है ऊपर, है ना, स्पीड अपना तेज धीमा कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्या है? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, कोई भी जो भी दिक्कत आती है न्यायाधीश की आयु के बारे में तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति उसका समाधान करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी अन्ना चंडी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर, अन्ना चंडी नाम याद रखना है। एग्जाम में अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था ये 18 वाला, तो इसमें आपको ऐसे बहुत सारी चीजें जो भी फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट मेल से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे कि प्रथम महिला कौन थी, प्रथम पुरुष कौन था, अन्ना चंडी। तो आपको ये नाम याद रखना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर प्रयुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चंडी। ठीक है, और एक चीज और, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है भारत में प्रथम महिला एवं प्रथम पुरुष करके, मैंने एक इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई थी जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट करके लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। उसमें प्रथम पुरुष या प्रथम महिला के हिसाब से एक लेक्चर डाल रखा है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं। वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर मैंने सभी के मतलब सभी जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने दे रखा है कि कौन कौन महिला किस किस क्षेत्र से आती है और प्रथम है, पुरुष का भी दे रखा है, महिला का भी दे रखा है। ठीक है, पहला है 47 क्वेश्चन है। अगला है मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चंडी, देख लिया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कोई सीमा नहीं दी गई है। ठीक है, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि अन्य जो है वो कुल कितने न्यायाधीश होंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? मौलिक अधिकार को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में जो उच्च न्यायालय होता है वो किस प्रकार का आदेश यानी जारी कर सकता है? तो वो उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अधिकार परीक्षा भी लागू कर सकता है, परमादेश या प्रतिषेध भी लागू कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेक्षण लेख भी जारी कर सकता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
उपयुक्त सभी जो है वो जारी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, हैबेस कॉर्पस याचिका के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो किसे जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण को जारी कर सकता है, परमादेश को भी जारी कर सकता है, अधिकार परीक्षा को भी जारी कर सकता है, यानी कि जो राइट आंसर है वो क्या है? उपयुक्त सभी को। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेक्षण रिट तब जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेक्षण रिट तब जारी कर सकता है जब क्या? देखते हैं सारे ऑप्शन क्या है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका, जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेक्षण रिट कब जारी कर सकता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो पहला है जब निर्णय या आदेशों में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, है ना, कानून संबंधी कोई त्रुटि हो। विधि का मतलब कानून से है, यह भी सही है, पहला सही है। जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो। बिल्कुल, जब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो तो भी उच्च न्यायालय उत्प्रेक्षण जारी कर सकता है। अगला है, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो। जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो तो भी वो उत्प्रेक्षण रिट जारी कर सकता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है आपका, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधिक अधिकार। ठीक, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। यानी कि उच्च न्यायालय परमादेश जारी इन सभी मामलों में कर सकता है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार में भी कर सकता है, मौलिक अधिकार में भी कर सकता है, संविधिक अधिकार में भी कर सकता है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकता है वो कि संवैधानिक अधिकार में अगर उच्चतम न्यायालय को जारी करना है रिट तो कौन सा वो कर सकता है? 4 ऑप्शन दे देगा और अगर आपको सही आंसर पता है तभी आप मार्क कर पाएंगे, है ना। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 53, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। क्या देश में 18 उच्च न्यायालय हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बताया था आपको 24 है ना, 24 बताया थे मैंने। उनमें से तीन का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है। क्या उनमें से तीन का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ऐसा गलत, ये भी गलत है, दिल्ली का है ना। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। बिल्कुल सही है, सिर्फ एक पॉइंट इनका सही है, केवल चार। अगला है क्वेश्चन नंबर 55 आपका, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन एक राज्य या प्रदेशों के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है आपका। मेरे ख्याल से जो राइट आंसर होगा 55 का वो महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी है और राज्य के लिए भी है। तो मेरे ख्याल से ए है ऑप्शन, लेकिन जो लूसेंट में दिया हुआ है वो है आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, मैंने आपको बता दिया, आप गूगल करके ये क्वेश्चन आप सर्च करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 56 है जो कि क्या है क्वेश्चन?
निम्न में से वह कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है तो क्या बात कही गई है इसमें क्वेश्चन नंबर 56 में कि वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो बिल्कुल उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त जज होगा वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। पहला तो सही है आपका। दूसरा है वह भारत के सभी उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है। बिल्कुल नहीं, सभी उच्च न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकता, वह सर्वोच्च न्यायालय में तो कर सकता है। अगला है सी ऑप्शन क्या है? वह उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां से सेवानिवृत्त हुआ हो। गलत, ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है, उसमें नहीं कर सकता, सर्वोच्च न्यायालय में तो कर सकता है। डी है भारत के किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता, ये भी आपका गलत है। ठीक है, यानी वो अगर उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त कोई जज है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में यानी अपने से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से रिटायर है तो वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद जो है, जो एक तरह से हड़ताल होती है, बंद का मतलब हड़ताल से है, वो एक प्रकार की असंवैधानिक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? केरल उच्च न्यायालय ने। केरल उच्च न्यायालय ने जो हड़ताल होती है उसे असंवैधानिक करार दिया था सबसे पहले। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। सही सुमेलित करना है आपको। उच्च न्यायालय और उसकी मुख्य खंडपीठ कहाँ पर बनी हुई है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि जो कर्नाटक की है बेंगलुरु सही सुमेलित है, मध्य प्रदेश की भोपाल ये आपकी गलत है। मध्य प्रदेश की भोपाल में नहीं है, मैंने आपको बताया है गुवाहाटी में है, मध्य प्रदेश की गुवाहाटी में है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में, बिल्कुल सही है। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है, यह भी आपका राइट आंसर है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से लेक्चर चल रहा है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही हैं आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से समझाने में, और मैं सुधार जो भी करने होंगे मैं करूंगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वित्तीय आपातकाल में कमी की जा सकती है। ठीक है, जब वित्तीय आपातकाल होगा तब कमी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य या संघ शासित क्षेत्र आते हैं? बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य या संघ शासित प्रदेश आते हैं? तो आपको पता है कि जो बंबई उच्च न्यायालय है उसके अंडर में आपके महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन व दीव आते हैं। ठीक है, तो दमन व दीव आते हैं। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था अभी, जिसमें मुझे डाउट हो रहा था कि निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो उसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो गुवाहाटी ही होगा। ठीक है, उनमें आपका राइट आंसर गुवाहाटी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 बैक करके आप चाहे देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार चलिए, बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में जो आते हैं वो आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन व दीव। डी ऑप्शन आपका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ये करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुंज है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है। किसका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा कहा। ठीक है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? ठीक है, प्रत्येक न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। ये विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है इस बात का? तो ये कौन था? ये थे न्यायाधीश HR खन्ना। न्यायाधीश HR खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो ऐसे कितने हैं? ऐसे 4। ठीक है, भारत के 4 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत में उच्च
कथनों पर विचार करना है, कौन से सही है ये आपको बताना है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। बिल्कुल सही है। महाभियोग लाना पड़ता है, 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ता है ना, राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला है, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। अभिवचन नहीं कर सकता, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। सेकंड ऑप्शन आपका जो है वो गलत है, यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट होगा क्या, केवल 1, केवल 1 जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, 2 बातें दी गई हैं, एक को कथन ए दूसरे को आर कहा गया है, कौन सा सही है की सहायता से चुनिए। दोनों वक्तव्यों का उत्तर जो है वो आपको चुनना है। पहला कह रहा है, भारत में प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। तो पहला तो बिल्कुल भारत के प्रत्येक राज्य में ऐसा नहीं है, सब में नहीं है, कई जगह ऐसा है कि जैसे कि नागालैंड है तो वहाँ की सुनवाई जो है असम में होती है, तो प्रत्येक राज्य में विद्यमान है ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, पहला गलत हो गया आपका, जो कथन ए है वो तो गलत हो गया। अगला है, क्या है, भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, बिल्कुल संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, ये संविधान में प्रावधान है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है आपका। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में ये बात कही गई है सॉरी, किस ऑप्शन में ये बात कही गई है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका डी ऑप्शन जो है ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता है ना। तो यहां बताना क्या है, यहां बताना है कि कौन सा सही है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, पहला क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। पहला है, कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता, ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड है, कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक, चलिए ये योग्यताओं से संबंधित है, जब आप योग्यताएं इनकी देखेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सब्जेक्टिव वाला देखेंगे तो आपको सारी की सारी योग्यताएं उसमें हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को भी कर सकें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है आपका, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा, राज्य की विधि मंत्री द्वारा नहीं, राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा नहीं, उपयुक्त किसी के द्वारा भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किस बारे में निर्देश जारी करता है, किस बारे में निर्देश जारी करता है? अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है, जहां से भी पढ़ी हो, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? कितने वर्ष का उच्च वकालत का अनुभव होना चाहिए? ये मैंने आपको बताया है, 10 वर्ष का आपको वकालत का अनुभव होना चाहिए था। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बताया था, उच्च न्यायाधीश भारत के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली है ना, भारत के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? अन्ना चंडी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। नवसृजित उच्च न्यायालय है, नवसृजित उच्च न्यायालय कौन सा है? वो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। जो अभी लास्ट टाइम बने हैं वो बने हैं मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में उच्च न्यायालय बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, जब पढ़ा रहे थे हम सर्वोच्च न्यायालय, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि जो मूल अधिकार का संरक्षण है ये एक प्रकार से इसके मूल अधिकारों में आता है। ठीक है, क्या बताया मैंने? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आते हैं मूल अधिकार का संरक्षण करना। ठीक, तो दोस्तों ये था आपका उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और इससे जुड़े हुए टोटल 72 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने मास्टर वीडियो की सीरीज नहीं देखी है, वो मास्टर वीडियो की सीरीज जरूर देखिएगा। वहां पर बहुत कुछ आपको मिल जाएगा देखने के लिए। कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट फिजिक्स, और संडे तक आपको एंशिएंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट डाल दिया जाएगा। और उसके बाद ऐसे हम लोग करते करते सारे के सारे टॉपिक जो भी लूसेंट, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के हैं उस प्लेलिस्ट में डालेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और लोगों को जोड़िए चैनल पर। मुझे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं इन लेक्चर्स को पहुंचाना चाहता हूं, ताकि ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देख सकें और उन्हें इसका फ़ायदा हो। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए इसी तरह से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।